नाज़रीन आदाब, एशिया टाइम्स के खास मुलाकात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं मोहसिन अली बस्तवी। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान SM शेरवानी साहब हैं। मैं उर्दू अखबार में तकरीबन 13 साल तक मैंने एज ए सब एडिटर काम किया और उस हवाले से मैं कुछ तारीख़ी फाइलें खोल कर देखता था कि 1960, 65, 70 की फाइलें मंगा लेता था, टेबल पर रख आ जाती थी और मैं महीनों पड़ी रहती थी, तो मैं पलट कर देखता था कि उनके एडिटोरियल्स क्या थे और उनके जो फ्रंट लाइन स्टोरीज़ क्या थी, उनके किस चीज़ पे इंटरव्यूज़ हो रहे थे। तो मैं आपको बताऊं कि जो अभी आपने कहा गुफ्तगू में कि हालात एज इट इज़ बरकरार हैं, तो अगर डेट ऊपर से कट कर दी जाए तो आज भी वो अखबार एज इट इज़ प्रिंट किया जा सकता था। चेहरे नाम अलग थे उस वक्त, मुसलमानों के जो भी लीडरशिप थी, नॉन मुस्लिम, बयानात सेम थे, इश्यूज़ तब भी वही डिस्कस हो रहे थे, उन्हीं पर लड़ाई हो रही थी, उन्हीं को मुतालबात हमारी तरफ से किए जा रहे थे, उधर से वही जुमले आश्वासन के हो रहे थे और इधर से वही मुतालबात हो रहे थे। तो ये तकरीबन ये हालत एक अजीब सी हालत में हम लोग पड़े रहे, बहुत सी गलत फहमियों का शिकार हुए। हम शायद बहुत देर तक ये नहीं समझते रहे कि हम एक माइनॉरिटी हैं। हम माइनॉरिटी होकर मेजॉरिटी की पॉलिटिक्स करते। हमें, आपको, हर मुसलमान और हिंदू को, हर भारतीय को इस बात को समझना होगा कि ये जो हिंदू मुस्लिम की सियासत, यार 8-10 साल हो गए, 15 साल हो गए, राम जी का मंदिर भी अब बन गया है और बनने वाला है। अब इस सियासत से आगे इसको मत बढ़ने दो। नुकसान देश का है और जिस देश का नुकसान होगा उस देश के रहने वालों का नुकसान होगा। ये नहीं हो सकता कि देश का नुकसान हो और उसके रहने वालों का नुकसान ना हो। और रहने वाले ज़्यादा तादाद में हिंदू भाई हैं तो उनका नुकसान ज़्यादा होगा। जी, इंटरफेथ डायलॉग की आप बात करते हैं और तमाम कम्युनिटीज़ के साथ जो एक डेवलपमेंट मिलकर काम करने की, हिंदुस्तान को मिलकर आगे बढ़ाने की बात करते हैं। इम्पार की अब तक की जो एक्टिविटीज़ रही हैं वो किस रुख पर हैं, उस पर भी बहुत सारे इल्ज़ामात आते रहे हैं। आप खुद भी उसका अगर हिस्सा हैं तो आपसे भी सवाल होता होगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो इम्पार के साथ आपका एसोसिएशन है, आप उसे किस नज़र से अभी फ़िलहाल देख पा रहे हो, क्या अचीवमेंट्स आपके सामने? मैं आपके लिए, किसी और के लिए, अखिलेश यादव साहब के लिए या मायावती की, इनकी नीयतें तो नहीं समझ सकता। ठीक है, मैं अपनी नीयत समझता हूँ। बिल्कुल। और मैं किसी उस चीज़ से जोड़ूंगा नहीं जिसमें मेरा ज़ाती फ़ायदा हो और मेरी कौम का ना हो। तो अल्लाह ताला ने मुझे बहुत प्रिविलेज्ड पोजीशन दी है जी। मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। लोगों से प्यार और इज़्ज़त ही मिले, हिंदू से, मुसलमान से, सिखों से, क्रिश्चियन, जहाँ इज़्ज़त मिली। तो मैंने बड़ी ठाठ की ज़िंदगी अब तक जी है। जी बिल्कुल। मैं, अगर मुझे ज़रूरत नहीं है बाहर निकल के कुछ और करने की, और अगर ज़रूरत थी तो अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए। ठीक। सियासत में मैं चोट खाया, एक इलेक्शन लड़ा, हारा, दूसरा लड़ा, हारा। मुझसे वो बातें नहीं कही जाती थीं जो शायद आज एक्सपेक्ट करते हैं आपके जलसों में कहें, मीटिंग में कहें। जी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अपने को जिताने के लिए कोई ऐसी चीज़ें कहो जिसमें तुम खुद जिस चीज़ों का दिल नहीं मानता, तो वो मैं नहीं करूँगा। ठीक है। इम्पार ऐसी चीज़ थी, मुझे लगा, बहुत परेशान हुआ मैं। तबलीगी जमात का केस हुआ मार्च में। जी। और ऐसा ट्विटर पे और सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया पे जिस तरह की कवरेज हो रही थी, मैं बहुत परेशान हो गया कि ये क्या हो गया। और मेरा नौजवान बेटा मेरे पास आया, बोला पापा ये तो अब रहने की जगह नहीं हो रही। और मैं इतना शॉक्ड हूँ, जिस ख़ानदान के 4 पुश्तों ने इस आज़ादी के लिए भारत की लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनने के ख़िलाफ़ बात की, कांग्रेस पार्टी के साथ और नेहरू साहब के साथ जेल में गए, उनका आज 4था जनरेशन घबरा रहा है इससे। कह रहा पापा ये हमसे इतनी नफ़रत करते हैं लोग मुसलमान से, और क्यों करते हैं। और मैं भी बहुत परेशान हुआ और मैंने कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा, सियासत से ये मामला नहीं और ख़राब होता है, क्या करें। वहाँ पे मुझे किसी ने फ़ोन करके कहा कि ऑर्गेनाइजेशन इम्पार करके बन रहा है। डॉक्टर खान साहब को मैं जानता नहीं था, डॉक्टर खान उसके वो हैं। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, पता किया कि वो क्या हैं। उनसे मैंने फ़ोन पे बात की और उनके मैंने व्यूज़ सुने और मैंने समझा कि उनके जो तरीक़े हैं, जो वो सोच रहे हैं, वो मेरे से काफ़ी मिलते हैं। एज अ बिजनेसमैन जी, जब भी मुझे अपना काम होता है मैं मंत्री के पास जाता हूँ। ठीक है। मैं DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, मुझे इसकी फिक्र नहीं कि किस पार्टी का है मंत्री। सही है। जब जीत गया तो सरकार बन गई, सरकार बन गए तो बन गए मंत्री। वो BJP के हों या BSP के हों या समाजवादी के हों या ममता जी की पार्टी के हों, हम उनके पास जाते हैं, हम उनका काम, उनसे बैठते हैं, खड़े हो जाते हैं।
नमस्ते करते हैं, चाय पीते हैं, मौका मिल गया उनके साथ बैठ के चाय पीते हैं, बातचीत करते हैं। तो जब हम अपने पर्सनल काम के लिए हम उनके पास जाते हैं, तो जब हम अपने कौम के काम के लिए उनके पास जाते हैं तो हमें उनका एजेंट क्यों कहा जाता है? बेशक। ये तबलीगी जमात के जितने लोग छुटे थे ना जेल में 40, 60, 70, 80 दिन में रह के, जी तो ये खान साहब और एम्पायर के लोगों की कोशिश थी जिससे ये छुटे। आप सरकार से ही मिलके इनको छुटा सकते थे या अदालत से? आप ऑपोजिशन में एजिटेशन करके या किसी चौराहे पे खड़े होके या काले झंडे दिखा के आप इनको नहीं छुड़ा सकते थे। 1 महीना और अंदर रहते ही है। जी बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ की वो है, जो सियासत करना चाहता है करे, जो जिस पार्टी में जाना चाहता है जाए। ये तो आपका हिंदुस्तानी हो के कॉन्स्टिट्यूशनल हक है कि आप कहीं जाएं, कहीं करें, जिसके करें। बट अगर आप अपनी कम्युनिटी की बिना पर्सनलाइज सेवा करना चाहते हैं, देखभाल करना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने ये पोजीशन दी है कि आप 10-15% अपना वक्त उसमें दें और उसके साथ कुछ करें, तो पढ़ाना, लिखाना, स्किल डेवलपमेंट कराना, ऐसी चीज़ों पे और अपने अंदर एक इम्प्रूव। देखिए 200 मिलियन हिंदुस्तानी हैं जी। हम अगर मुसलमान हैं तो हम गीता या वेद तो नहीं पढ़ते। जो हिंदू है वो कुरान या हदीस नहीं पढ़ता, वो आपको पढ़ता है। जी। आप जिस तरह से उससे पेश आते हैं वो आपके मज़हब का उस तरह का इम्प्रेशन बनाता है। जी। आप जैसे अगर हम 200 मिलियन मुसलमान अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने प्रदेश में अच्छा इखलाक रखें, भाईचारा उनके साथ होली दिवाली पे बैठें, बात करें, फेस्टिवल मनाएं, और दुख में जैसे कहते हैं सुख में उनका साथ दें, साथ मिलें, तो कहीं ना कहीं मोहब्बत दिल में जगह होती है इंसान की। और जब आप किसी की दिल में जगह बना लेते हैं तो जब दूसरा आके कहता है कि साहब ये साहब बड़े ख़राब हैं, इनको ये, तो उसको आपको दुश्मन मानने में थोड़ा दिक्कत होती है। बिल्कुल सही कहा। तो मुसलमानों को निकल के अपना अखलाक अच्छा रखना है, हमें बाहर निकल के लोगों से मिलना है। हमें जो भी अगर कहीं खुदा ना करे किसी शहर में कोई आपदा आए या किसी शहर में कोई प्रॉब्लम हो, तो मुसलमानों को निकल के, एक मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, नॉन मुस्लिम दोस्त थे, वो बोले यार जब भी मैं जाता हूँ नैनीताल की तरफ या अपने मुरादाबाद, रामपुर और ये सब क्रॉस करके जाता हूँ, तो जुमे के दिन तो मुझे बड़ी बड़ी टोपियाँ नज़र आती हैं, बड़े बड़े साफ सख्त कपड़े पहन के, टोपी पहन के लोग मस्जिदों में इधर उधर भाग रहे होते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। मगर यार कभी ट्रैफिक जैम होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, फ्लड होती है, तो वो टोपियाँ वाले लोग पानी पे भी पिला रहे हो, ये कर रहे हो, वो दिखते नहीं। और उसने खालसा एड की बात की, सरदारों का जो ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने गुरुद्वारे खोल देता है गैर सिखों के लिए अगर कोई मुसीबत आए, जो खाने और लंगर बना बना के। तो मैंने सोचा यार वेजिटेबल ही क्यों नहीं, मगर वेजिटेबल बिरयानी और रायता ही हम अपने मस्जिदों से जुम्मे के दिन देने लगे। पैसे इकट्ठा करिए, एक वेजिटेबल बिरयानी बनाइए, रायता बनाइए, और ये हर मस्जिद जो है बाहर, जितनी छोटी मस्जिद है 50 लोगों के लिए या बड़ी है तो 1000 आदमियों के लिए दो, वो गैर मुस्लिम सबके लिए दें। गर्मियों में आप वाटर कूलर लगा दें, पानी अगर आप मेन रोड पे धरें, ठंडा पानी है इंसान को मिले। और खुदा ना करे अगर अर्थक्वेक जैसी या फ्लड्स या कोई ऐसी शहर में मुसीबत आई है तो आपको दिखना चाहिए, उस वक्त टोपी और दाढ़ियाँ दिखनी चाहिए। लेकिन इस बार एक चीज़ तो उनको ये दिखाई दी होगी, जब ये लॉकडाउन हुआ तो हिंदुस्तान की सड़कों पर मुसलमान बहुत नजर आया, बहुत, तो उनका ये सवाल और उनकी शिकायत किसी न किसी हद तक तो बहरहाल 70 साल की मुसीबतें, और मैं कहूँगा कि एक तरीक़े से जो इल्ज़ाम लगे हैं ना 70 साल से, और जो कोशिश जानबूझ के की गई आपको बुरा दिखाने के लिए, वो एक लॉकडाउन से पूरी नहीं होगी, अब से लेके अगले 10 साल तक हमें करना होगा। जी शेरवानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बहुत ही कीमती मशवरों से नवाजा, बहुत ही साफ अंदाज में आपने ये बात बताई कि सियासत में हम किस तरह से पिछड़े, इकोनॉमी में हमारी क्या पोजीशन है, किस तरह से उसे दुरुस्त कर सकते हैं, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में, मौजूदा हिंदुस्तान में मुसलमान किस तरह से अपने बिहेवियर के ज़रिए से अपनी जो हमारे जो पड़ोसी लोग हैं, जो हमारे दूसरे जो साथी हैं, उनको किस तरह से मुतासिर करे और उनकी खिदमत के साथ। शेरवानी साहब जो हमें बता रहे थे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को रहना है तो अपनी आइडेंटिटी के साथ, खिदमत के जज्बे के साथ पूरी हिंदुस्तानी सोसाइटी के लिए अगर वो काम करते हैं तो उनके लिए आज भी राहें उसी तरह से खुली हुई हैं। अब हम तमाम लोगों को ये तय करना है कि हम हिंदुस्तान में, आने वाले हिंदुस्तान को बनाने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए हम अपना योगदान किस तरह से दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया।